नमस्कार साथियों। आज हम लोग निर्वाचन आयोग से संबंधित बातचीत आपके सामने करने जा रहे हैं। वस्तुतः पिछले कुछ महीनों से इस बात पर काफी विवाद हो रहा है कि सरकार ने 2023 में अर्थात संसद ने 2023 में निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति, सेवा शर्तों, कार्यकाल से संबंधित कानून बनाए हैं। इस कानून की धारा 16 तो इम्यूनिटीज या उन्मुक्तियों या प्रतिरक्षा से जुड़ी हुई है। अर्थात यह कानून की धारा 16 में जो उन्मुक्तियां हैं उसके अंतर्गत निर्वाचन आयुक्तों को अपने पद के कर्तव्यों के निर्वहन के लिए कुछ सुरक्षा दी गई है, प्रोटेक्शंस, इम्यूनिटीज अर्थात छूट। इसके अंतर्गत यह कहा गया है कि निर्वाचन आयुक्तों के द्वारा अपने आधिकारिक कर्तव्यों के निर्वहन के लिए किए गए कार्यों के लिए उनके ऊपर कोई वाद, कोई मुकदमा, कोई अभियोजन अर्थात केस या प्रोसिक्यूशन या कोई वैधानिक कार्यवाही अर्थात लीगल एक्शंस नहीं लिया जा सकता। और यह सुरक्षा उन्हें न सिर्फ पद पर रहते हुए बल्कि रिटायरमेंट के पश्चात भी मिलेगा, ताकि उन्हें कानूनी अड़चनों से बचाया जा सके। चूंकि हम सभी लोग जानते हैं कि लोकतंत्र की धड़कन चुनाव है, और यदि चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्षता पूर्वक ना हो और समयबद्ध नहीं हो, टाइम बॉन्ड ना हो, तो लोकतंत्र जीवित नहीं रह सकता। इसलिए लोकतंत्र को जीवंत बनाने के लिए, निर्वाचन आयोग को शक्तिशाली बनाने के लिए, ताकि निर्वाचन आयुक्त स्वतंत्रता पूर्वक अपने पद से जुड़े कर्तव्यों का निर्वहन कर सके, उन्हें कानूनी सुरक्षा उपलब्ध करवाया गया है। परंतु इस पर काफी विवाद चल रहा है। दोस्तों, इस विवाद पर हम लोग कभी डिटेल में बातचीत करेंगे, किसी अन्य वीडियो में बातचीत करेंगे। लेकिन मैं आज ये कहना चाह रहा हूं कि चूंकि वर्तमान में चुनाव आयोग या चुनाव आयुक्तों को दी गई इस शक्ति के कारण चुनाव आयोग काफी प्रसिद्ध हो रहा है, फेमस हो रहा है। इसलिए यह टॉपिक न सिर्फ यूपीएससी बल्कि अन्य स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशंस द्वारा आयोजित किए जाने वाले प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो गया है। इसलिए आज मैं इसके बेसिक्स की चर्चा आपके समक्ष करूंगा। साथियों, यदि हम चुनाव आयोग को समझें तो आप सभी लोग जानते हैं कि निर्वाचन आयोग से संबंधित प्रावधान संविधान के भाग 15 में किया गया है। याद रखिए कि संविधान के विभिन्न भागों से प्रारंभिक परीक्षा में प्रश्न आ चुके हैं, यहां तक कि पिछले वर्ष भी आए। इसलिए संविधान के विभिन्न जो भाग हैं, विशेष करके जो महत्वपूर्ण भाग हैं, उसको ध्यान में रखना है। तो निर्वाचन आयोग संविधान के भाग 15 में है, और भाग 15 में अनुच्छेद 324 से लेकर 329 के बीच इसके संबंध में प्रावधान किया गया है। इसे भी हम दो भागों में बांट सकते हैं। पहला तो 324 है और 324 के 6 क्लॉजेज हैं अर्थात खंडे हैं, अर्थात 324 1 2 3 4 5 6। लेकिन हमारे लिए जो महत्वपूर्ण है वह 324 2 है, जिस पर विवाद है, और 324 5 है, जो विवाद से संबंधित है। तो उसको समझना है ठीक से, क्योंकि विवाद है इस पर, विवाद रहा है इस पर, इसलिए स्वाभाविक रूप से डिफरेंट एग्जामिनेशंस में यहां से प्रश्न बनने की संभावना बनती है। साथियों,
इसका जो दूसरा भाग है वो 325 से 329 है, जो निर्वाचन या चुनाव से संबंधित अन्य प्रावधानों और प्रक्रियाओं का उल्लेख करता है। तो आइए आज हम लोग 324 के विभिन्न खंडों से संबंधित जो विवाद है उसको थोड़ा गहराई से माइक्रो लेवल पर समझने का प्रयास करें। साथियों, सबसे पहले आर्टिकल 324 एक है। अब देखिए आर्टिकल 324 एक अब यह कह रहा है कि द सुपरिंटेंडेंस डायरेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ द प्रिपरेशन ऑफ इलेक्ट्रल रोल्स, अर्थात जो चुनाव के लिए मतदाता सूची बनती है वह निर्वाचन आयुक्त बनाता है, निर्वाचन आयोग बनाता है। एंड द कंडक्ट ऑफ ऑल इलेक्शंस ऑफ पार्लियामेंट एंड टू द लेजिस्लेचर ऑफ एवरी स्टेट, मतलब संसद के दोनों सदन अर्थात लोकसभा और राज्यसभा और राज्य की विधायिका के दोनों सदन अर्थात विधानसभा और विधान परिषद के लिए, एंड इलेक्शंस ऑफ द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट, भारत के राष्ट्रपति, एंड वाइस प्रेसिडेंट हेल्ड अंडर दिस कंस्टिट्यूशन shall be vested in a commission referred in this constitution as the election commission। साथियों, सीधे सीधे आपको यह ध्यान में रखना है कि अनुच्छेद 324 एक यह कहता है कि भारत का निर्वाचन आयोग राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संसद के दोनों सदनों और राज्य विधायिका के लिए चुनाव आयोजित करने, उस पर नियंत्रण करने, उसका पर्यवेक्षण करने के लिए उत्तरदायी है, जिम्मेदार है। ध्यान यह रखना है, कई एग्जामिनेशंस में पूछा हुआ भी है कि भारत का निर्वाचन आयोग पंचायत और नगरपालिकाओं का चुनाव संपन्न नहीं कराता है। इसके लिए 73वें 74वें संविधान संशोधन के अंतर्गत आर्टिकल 243 के अंतर्गत राज्य स्तर पर निर्वाचन आयोग की स्थापना की गई है। आइए, विवाद का जो मुख्य बिंदु है वह 324(2) है। इस पर आते हैं। 324(2) है। साथियों, 324(2) निर्वाचन आयोग की संरचना से संबंधित है। तो संक्षेप में अगर आप समझें तो यह संरचना है, अर्थात कंपोजिशन ऑफ इलेक्शन कमीशन के विषय में आता है। साथ ही साथ अगर हम संरचना की बात करें तो कुछ महत्वपूर्ण बिंदु आपको ध्यान रखना चाहिए। अर्थात संविधान का अनुच्छेद 324(2) यह बतलाता है कि निर्वाचन आयोग की संरचना एक सदस्यीय या दो सदस्यीय या बहुसदस्यीय हो सकता है। इसका निर्धारण राष्ट्रपति करेगा कि यह एक सदस्यीय हो या दो सदस्यीय हो या बहुसदस्यीय हो। अर्थात निर्वाचन आयोग की संरचना को निर्धारित करने का कार्य राष्ट्रपति करता है। अनुच्छेद 324(2) में संरचना है। साथ ही साथ ध्यान रखेंगे कि अब सवाल यह है कि अगर संविधान के आरंभ के पश्चात से लेकर के अभी तक की बात को देखेंगे तो तीन बातों को नोटिस कीजिए। 1950 से लेकर 1988 तक निर्वाचन आयोग एकल सदस्यीय सिंगल मेंबर कमीशन हुआ करता, अर्थात एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त ही हुआ करता था। 1989 में यह द्विसदस्यीय बना, 1990 में यह पुनः एक सदस्यीय बना और 1993 से लेकर के अभी तक यह मल्टी मेंबर बॉडी अर्थात बहुसदस्यीय निकाय के रूप में काम कर रहा है। अब हम ये देखें कि वर्तमान से लेकर के मतलब
अभी 1993 से लेकर के वर्तमान तक निर्वाचन आयोग एक बहुसदस्यीय आयोग के रूप में काम कर रहा है। अर्थात इसमें एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त और दो अन्य निर्वाचन आयुक्त होते। अब अनुच्छेद 324(2) इसकी नियुक्ति से संबंधित प्रावधान करता है, अर्थात इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। स्वाभाविक सी बात है कि नियुक्ति की शक्ति कार्यपालिका की शक्ति होती है, इसलिए स्वाभाविक रूप में नियुक्ति का अधिकार कार्यपालिका के प्रमुख अर्थात हेड के पास होता है, जो भारत में राष्ट्रपति है। तो भारत का राष्ट्रपति अनुच्छेद 324(2) में दी गई शक्ति के आधार पर मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्तों को नियुक्त करता है। अब यहां पर विवाद क्या है दोस्तों? तो विवाद यह है कि क्या संविधान ने इनके नियुक्ति की प्रक्रिया का उल्लेख किया है? क्या संविधान ने इनके नियुक्ति के लिए किसी योग्यता का निर्धारण किया है? तो प्रारंभिक परीक्षा में ऐसे प्रश्न आते हैं कि संविधान निर्वाचन आयुक्तों के नियुक्ति की प्रक्रिया या योग्यता का उल्लेख करता है, तो यह स्टेटमेंट रोंग हो जाएगा, क्योंकि संविधान निर्वाचन आयुक्तों के नियुक्ति की प्रक्रिया और उसकी योग्यता का उल्लेख नहीं करता है। इससे जो संबंधित है ये अनुच्छेद 324(2), ये अनुच्छेद 324(5) से भी जुड़। आइए तो देखते हैं। अनुच्छेद 324(5), ये जो 5 है वो ये कहता है कि राष्ट्रपति निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति तो करेंगे, लेकिन यह नियुक्ति संसद द्वारा बनाए गए विधि के अधीन होगा। अर्थात राष्ट्रपति अपनी इच्छा से नहीं करेंगे। लेकिन प्यारे साथियों, इस पर अब विवाद यह है कि अनुच्छेद 324(2) और 5 में योग्यता व प्रक्रिया, नियुक्ति के लिए योग्यता व प्रक्रिया का वर्णन नहीं किया गया है। संविधान लागू होने के पश्चात से लेकर 1990 तक इस संबंध में भारत में एक परंपरा का विकास हुआ और इसके अंतर्गत पूर्व सिविल सेवकों को, या आप यूं कहें कि सचिव स्तर के अधिकारियों को, जो अवकाश प्राप्त अधिकारी होते थे, उन्हीं में से एक अधिकारी को मुख्य निर्वाचन आयुक्त बनाया जाता था। लेकिन जब यह बहुसदस्यीय हुआ, तब अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति के लिए विधि मंत्री और वरिष्ठ सिविल सेवक की अध्यक्षता में एक समिति बनी। इस समिति के सुझाव पर प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को इसके संबंध में अनुशंसाएं करता था, रिकमेंडेशंस देता था, एडवाइस करता था, और राष्ट्रपति उसकी रिकमेंडेशंस और एडवाइस के अनुरूप नियुक्ति करते थे। तो चूंकि स्वतंत्र और निष्पक्ष निर्वाचन लोकतंत्र की धड़कन है, यह लोकतंत्र को जीवंत बनाता है, इसलिए आलोचकों का यह कहना था कि जो सत्ताधारी राजनीतिक दल है या सरकार है, वह इसका दुरुपयोग कर कर अपने लोगों को, अपनी विचारधारा के समर्थक लोगों को निर्वाचन आयुक्त के रूप में नियुक्त कर सकता है। इसलिए इसे निष्पक्ष बनाए जाने की पहल आरंभ हुई, और यह पहल 1990 के दशक से ही जुड़ा हुआ है। 1990 के दशक में ही चुनाव सुधार पर गोस्वामी समिति बनी थी। दिनेश गोस्वामी विधि मंत्री भी थे भारत में, तो उन्हीं की अध्यक्षता में दिनेश गोस्वामी समिति बनी थी, और 1990 के दशक में ही
विधि आयोग की 255वीं रिपोर्ट में, अर्थात ध्यान में यह रखना है कि दिनेश गोस्वामी समिति जो चुनाव सुधार पर 1990 में बनी है, का मुख्य विषय क्या है? चुनाव सुधार है। इससे पहले 1975 में तारकुंडे समिति भी बन चुकी थी, लेकिन वो चुनावी खर्च से संबंधित था, इसलिए उसको मैं यहां पर समावेश नहीं कर रहा हूं। और विधि आयोग, आप जानते हैं कि विधि आयोग की स्थापना 1833 के एक्ट के अंतर्गत की गई थी, जो भारत में इंटीग्रेटेड लॉ बनाने की सिफारिश करता है। उन्हीं की सिफारिश पर आईपीसी और सीआरपीसी वगैरह बना था, जो आज भी भारतीय कानून की प्रक्रिया और न्यायिक प्रक्रिया का बैकबोन है, रीढ़ की हड्डी है। तो विधि आयोग की 255वीं रिपोर्ट, और इसका भी मुख्य विषय क्या है? तो चुनाव सुधार है। तो इसमें एक कॉमन सजेशंस दिया गया, अर्थात इन दोनों समिति के द्वारा एक सुझाव दिया गया। और यह सुझाव क्या है? तो यह सुझाव है कि हम एक समिति का निर्माण करें, अर्थात इसे ही हम कॉलेजियम कह सकते हैं, एक समूह कह सकते हैं। और इस समूह में प्रधानमंत्री हो, लीडर ऑफ अपोजिशन हो और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो। अर्थात प्रधानमंत्री सरकार का प्रतिनिधित्व करेगा, लीडर ऑफ अपोजिशन विपक्ष का प्रतिनिधित्व करेगा और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया न्यायपालिका का प्रतिनिधित्व करेगा, जिससे कि निर्वाचन आयुक्तों के नियुक्ति प्रक्रिया को निष्पक्ष बनाया जाए। लेकिन इस सुझाव पर किसी ने ध्यान नहीं दिया, इसलिए 2015 में अनूप बर्नवाल ने चुनाव सुधार पर और एक कॉलेजियम व्यवस्था के आधार पर निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति पर एक PIL अर्थात जनहित याचिका दायर की। और इसमें बड़ा ही शानदार तर्क दिया गया। इसमें वैश्विक उदाहरणों को भी शामिल किया, जैसे विश्व के विभिन्न लोकतांत्रिक देशों में निर्वाचन आयुक्तों के नियुक्ति की प्रक्रिया क्या है, नियुक्ति के लिए क्या प्रावधान है। तो जैसे USA में निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति ही करता है, लेकिन इसकी जांच अमेरिकी सीनेट करता है, जो अमेरिका का द्वितीय सदन है। जैसे अपने यहां राज्यसभा है, वहां पर सीनेट है। और सीनेट के 2/3 सदस्यों के द्वारा अनुमोदित किए जाने पर, अर्थात रेटिफिकेशन किए जाने पर ही उन्हें उनकी नियुक्ति कन्फर्म होती। इसी तरह की व्यवस्था ब्रिटेन में भी है, जहां सम्राट, ब्रिटेन में आज भी औपचारिक तौर पर राजतंत्र है, मोनार्की है, इसलिए सम्राट निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति करते हैं, लेकिन इसकी पुष्टि हाउस ऑफ कॉमन्स, जो अपने यहां लोकसभा है, उसी तरह से ब्रिटेन में जो जनता का सदन है, हाउस ऑफ पीपल्स है, उसे हाउस ऑफ कॉमन्स कहते हैं। तो हाउस ऑफ कॉमन्स के द्वारा उसकी नियुक्ति का अनुमोदन किए जाने की व्यवस्था है। दक्षिण अफ्रीका में और भी शानदार व्यवस्था है। दक्षिण अफ्रीका में कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट के जो प्रेसिडेंट हैं, जैसे अपने यहां जो सुप्रीम कोर्ट है उसके जो मुख्य न्यायाधीश हैं, उसी तरह से वहां पर कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट के प्रेसिडेंट होते हैं, अपने यहां के चीफ जस्टिस के समान। साथ ही साथ ह्यूमन राइट्स कोर्ट या जेंडर इक्वलिटी कोर्ट के प्रेसिडेंट, अर्थात विभिन्न तरह से जो वहां पर लोगों के अधिकारों की रक्षा के लिए कोर्ट्स बने हुए हैं,
उस कोर्ट्स के प्रेसिडेंट्स का एक समूह रिकमेंड करता है, तब जाकर के उनकी। और ऐसा इसलिए भी है साथियों, क्योंकि निर्वाचन आयोग सिर्फ एक प्रशासनिक निकाय नहीं है, बल्कि ये क्वासी जुडिशियल निकाय है। भारत में भी, भारत में तो ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, पहली बात। लेकिन ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कैसी है? क्या ये सिर्फ निर्वाचन का आयोजन करता है? बल्कि यह निर्वाचन से संबंधित विवादों के समाधान में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। राजनीतिक दलों के बीच कोई विवाद हो तो उसका समाधान वही करेगा। चुनाव चिन्ह पर कोई विवाद हो तो उसका समाधान वही करेगा। जब चुनाव होते रहते हैं तो कोड एंड कंडक्ट को लागू करना, आचार संहिता को लागू करना, राजनीतिक दलों को और विभिन्न दलों के उम्मीदवारों के द्वारा जब इसका उल्लंघन किया जाता है तो वो उसे दंडित भी करता है। अर्थात कुल मिलाकर मैं ये कहना चाह रहा हूं कि चूंकि इसका कार्य क्वासी जुडिशियल है, अर्थात अर्ध न्यायिक है, इसलिए इसमें न्यायपालिका की भूमिका भी अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाती। इसलिए अनूप वर्णवाल केस में यह तर्क दिया गया कि विभिन्न देशों में निर्वाचन आयुक्तों के नियुक्ति के संबंध में जो व्यवस्थाएं हैं, वह नियंत्रण और संतुलन, अर्थात चेक एंड बैलेंस, जो आधुनिक शासन व्यवस्था, मॉडर्न सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट का रूट है। क्योंकि यदि हम चाहें कि निरंकुश सरकारों की स्थापना पर रोक लग सके, एक अंकुश लग सके, तो यह हम कैसे कर सकते हैं? शक्तियों के विभाजन, शक्तियों के पृथक्करण, सेपरेशन ऑफ पावर, चेक एंड बैलेंस के माध्यम से कर सकते। अर्थात कार्यपालिका यदि अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर काम करे तो न्यायपालिका और विधायिका उस पर नियंत्रण स्थापित कर सके। इसी तरह से यदि विधायिका और न्यायपालिका अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर काम करे तो जो अन्य निकाय हैं वो उस पर नियंत्रण स्थापित कर सके। तो चेक एंड बैलेंस डॉक्ट्रिन ये सजेस्ट करता है कि निर्वाचन आयोग के अंतर्गत आयुक्तों की नियुक्ति में भी नियंत्रण और संतुलन के सिद्धांत का समावेश किया जाना चाहिए। इसे सिर्फ कार्यपालिका के ऊपर नहीं छोड़ा जाना चाहिए। तभी हम एक निष्पक्ष चुनाव की व्यवस्था को आयोजित कर पाएंगे और इसके संबंध में तभी हम अपने लोकतंत्र को सुरक्षित, स्वस्थ और जीवंत बना सकते। साथियों, अनूप वर्णवाल केस का जो निर्णय है यह 2023 में, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय दिया कि जब तक संसद अनुच्छेद 324(5) के अंतर्गत कोई कानून नहीं बना लेती, तब तक इसकी नियुक्ति एक कॉलेजियम की अनुशंसा पर होगा। इसमें प्रधानमंत्री, लीडर ऑफ अपोजिशन और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया शामिल होंगे। इनकी अनुशंसा पर राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति किए जाने की व्यवस्था का विकास हुआ। लेकिन याद रखें कि सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि जब तक इस विषय पर संसद कानून नहीं बना लेती है, तब तक इसकी नियुक्ति कॉलेजियम व्यवस्था के द्वारा होगा। इस निर्णय के पश्चात संसद ने 2023 में निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति सेवा शर्तों, कार्यकाल अधिनियम पारित किया। यह अधिनियम 1991 में बनाए गए अधिनियम का स्थान लेगा। याद रखें,
संसद ने 1991 में सबसे पहले इस प्रकार का अधिनियम बनाया था, लेकिन उस अधिनियम की विशेषता यह है कि उसमें सेवा शर्तों का तो निर्धारण किया गया, लेकिन निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति और प्रक्रिया के विषय को छुआ नहीं गया। इसीलिए अनूप वर्णवाल केस और दिनेश गोस्वामी समिति और 255वीं रिपोर्ट इत्यादि के माध्यम से कॉलेजियम व्यवस्था का विस्तार किया गया, उसे सामने लाया गया। तो 2023 में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के पश्चात संसद ने इस पर कानून बनाया और इसी कानून की जो धारा 16 है वो अभी विवाद का विषय बना हुआ है। आलोचकों के द्वारा इसे सर्वोच्च न्यायालय में अभी एडीआर के दिशा निर्देश में इस पर एक पीआईएल पुनः दायर किया गया है कि 2023 का जो यह कानून है, यह कानून क्या प्रस्तावित कर रहा है, तो थोड़ा इसे समझना आपके लिए जरूरी है कि इस कानून के अंतर्गत जो नियुक्ति के लिए कॉलेजियम की व्यवस्था है, उसके स्थान पर अब यह कॉलेजियम की व्यवस्था नहीं है। 2023 में जो अधिनियम बना उसके अंतर्गत यह व्यवस्था नहीं है। अब क्या है? अब इसके स्थान पर एक सर्च कमेटी, यह जो सर्च कमेटी है यह विधि मंत्री की अध्यक्षता में है और इस सर्च कमेटी के द्वारा 5 नामों को अनुशंसित किया जाता है और फिर एक सेलेक्ट कमेटी है या चयन समिति है और इस चयन समिति में प्रधानमंत्री हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन हैं और एक केंद्रीय कैबिनेट मंत्री इसमें शामिल होते हैं। अर्थात चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के स्थान पर अब केंद्रीय मंत्री को शामिल किया गया है, जो आलोचना का विषय है, इसलिए इसकी आलोचना की गई है। 2024 में चुनाव के ठीक पहले निर्वाचन आयुक्तों की जो नियुक्ति हुई उस पर पुनः पीआईएल दायर किया हुआ है एडीआर के द्वारा और इसकी सुनवाई अभी चल रही है और इसी सुनवाई में इस मुद्दे को भी उठाया गया है कि ये जो कानून 2023 में सरकार ने बनाया है और निर्वाचन आयुक्तों को जो उन्मुक्तियां दी गई हैं ताकि वे निष्पक्षतापूर्वक अपने कर्तव्यों को पूरा कर सकें, तो उसमें जो उन्मुक्तियां दी गई हैं वो आलोचना का विषय है। तो ये पूरा का पूरा विषय है और जो ये अभी जो वर्तमान में विवाद चल रहा है उस विवाद पर किसी अन्य दिन मैं विस्तार से आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।